शिवपुर गांव में मोहन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह अपने खेत में मेहनत करके पत्नी और 2 बच्चों का पालन पोषण करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी बेटी प्रिया की शादी तय हो गई थी। सुनो अमित, तुम्हारी माँ और मैं प्रिया की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारी नानी के गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे। तब तक घर का ख्याल रखना। घर की चाबियां अलमारी में रखी हैं। दूध वाले को पैसे दे देना और शाम को मंदिर का दिया जला देना। पड़ोसियों से अच्छे से बात करना। किसी से कोई बहस मत करना। अगर बिजली चली जाए तो मोमबत्ती दराज में है। खाना समय पर खा लेना। बासी खाना बिल्कुल मत खाना। अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखना। हम दूर हों तो भी मन यहीं रहेगा। हर पल तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर की जिम्मेदारी समझने लगे हो। पिताजी, आप क्यों जा रहे हैं? आप कहें तो मैं चला जाऊं। आपके इस उम्र कहाँ जाओगे? बोलो, मैं जाता हूं, आप रुको यही। नहीं नहीं, हमारे घर की पहली शादी है। तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर शादी का निमंत्रण देकर आते हैं। ठीक है पिताजी, आपको जैसा ठीक लगे। सुबह से शाम हो गई और अंधेरा हो गया। दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के आने की राह देख रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी आकर बोला, अरे अमित, गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माँ बाप वापस लौट रहे थे वह खाई में गिर गई और भीषण हादसा हो गया। पता चला है कि उस बस में कोई जीवित नहीं बचा। इतना सुनते ही प्रिया और अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अंतिम संस्कार किया गया। 2-4 दिन बीत गए। बेटा, अब तुम्हें संभालना पड़ेगा। अब सारी जिम्मेदारियां तुम्हें निभानी पड़ेंगी। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि प्रिया की शादी धूमधाम से हो और तुम्हें यह सपना पूरा करना होगा। नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर धूमधाम से प्रिया की शादी करेंगे। हम ये शादी टूटने नहीं देंगे। काकी दूर से यह सब बातें सुन रही थी। ये तुम बाहर क्या बातें कर रहे थे? बड़े आए प्रिया की शादी करने वाले। हमारे पास क्या खजाना है जो तुम शादी के लिए इतना आगे आगे कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है यह सब करने की। अमित देख लेगा। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या बात कर रही हो? वह कोई गैर नहीं, मेरे सगे भाई का लड़का है। मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अभी उसका बुरा वक्त है तो हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। सुन लो जी, मैं ऐसा कुछ नहीं जानती। अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं मायके चली जाऊंगी। बता दे रही हूँ, आपको जो करना है कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। काका सोच में पड़ गए और थोड़ी देर बाद अमित के पास जाकर बैठ गए। अरे अमित बेटा, तुम्हारी काकी की माँ की तबीयत जरा ज्यादा खराब हो गई है तो हमें तुरंत निकलना पड़ेगा। हाँ काका जी, अगर ऐसी बात है तो आप काकी को लेकर अभी चले जाइए। यह कहकर काका काकी वहां से चले गए। अजी सुनते हो? मुझे लगता है हमने अपने लड़के की शादी तय करते वक्त थोड़ा कम दहेज मांग लिया है। क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार मुझे कह रही थी कि अगर तुम मेरी पहचान में शादी करवाती तो मैं इससे भी ज्यादा दहेज दिला देती। क्या आपको नहीं लगता कि हमने दहेज थोड़ा कम ले लिया है? पर भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब तो शादी तय हो चुकी है और शादी तय करते वक्त हमने दहेज भी तय कर लिया है। अब दहेज को बढ़ाया नहीं जा सकता। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर आप अगर मेरी बात माने तो मेरे पास एक तरकीब है। क्योंकि जिस दिन प्रिया के पिताजी दहेज लेकर आए थे तब अमित उनके साथ नहीं आया था। हम उसे कह देंगे कि तुम्हारे पिताजी ने 10,000 नहीं बल्कि 30,000 देने का वादा किया था। हाँ, तुम सही कह रही हो। यही अच्छा मौका है उनसे और पैसे निकलवाने का। मैं कल ही उनके घर जाता हूँ।
अगली सुबह प्रिया का होने वाला ससुर वहां पहुंचा। अरे अमित बेटा, कैसे हो? मैं बहुत दिनों से आने की सोच रहा था, पर इतना सब कुछ हो गया तो मैंने शादी की बात को आगे बढ़ाना सही नहीं समझा। लेकिन कभी ना कभी तो हमें ये करना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें अभी तुमसे लेनी चाहिए। अभी घर में तुम ही एक बड़े हो, तो तुम्हें ही सारे फैसले करने पड़ेंगे, और अब तुम्हारे पिताजी की जगह तुम ही हो, तो मुझे तुमसे ही बात करनी होगी। बोलिए ना, क्या बात है? वो पिताजी दहेज देने आए थे, तो उन्होंने सिर्फ 10,000 ही दिए थे। 20,000 शादी से पहले दे देंगे, ऐसा वादा किया था। ये आप क्या बात कर रहे हैं? पर मेरे पिताजी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा था। हाँ बेटा, पर तुम तो वहां नहीं थे ना, तुम तो पढ़ाई के लिए बाहर गए थे। शायद तुम्हें नहीं बताया होगा, पर क्या करें, जो तय हुआ था उसी तरह से होगा। अब बाकी के 20,000 तुम्हें ही देने पड़ेंगे। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हमारे कुछ रिश्तेदार तो और ज्यादा दहेज देने को तैयार थे, पर हमने उनकी ना सुनकर यहाँ रिश्ता तय कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि तुम हमारा इतना मान तो रख लोगे। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके 20,000 का इंतजाम कर दूंगा। बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर लड़के का बाप वहां से चला गया। भैया, मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों? क्या हो गया प्रिया? आप इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? और अब तो माँ बाबूजी भी नहीं हैं। आप अपने आप का ख्याल कैसे रखोगे? मैं चली जाऊंगी तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। आप हमेशा दूसरों की जरूरतें पहले देखते आए हो, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। आपकी आंखों की थकान और चेहरे की खामोशी मुझसे सब कह देती है। मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से आप और टूट न जाओ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं सब संभाल लूंगा, और तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाने की हमारे माता पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर तुमने ही मना कर दिया तो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और क्या तुम खुश नहीं रहना चाहती? अगर मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पाया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। और तुम चिंता क्यों करती हो? मैं सब संभाल लूंगा। हमारे पास खेत है ना, मैं हमारे खेत में बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे दहेज के पैसे जमा कर लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अमित खेती करने के लिए खेत में गया तो वहां से गोपाल आकर बोला, रुको अमित, तुम इस जमीन पर खेती नहीं कर सकते। क्यों गोपाल जी? ये जमीन मेरी है। मैं अपनी ही जमीन पर खेती नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? क्या अब आदमी अपनी मेहनत से खरीदी हुई धरती पर भी पराया बन गया है? अगर हक कागजों में मेरा है तो खेत में काम करने से मुझे कौन रोक सकता है? ठीक, अब ये जमीन मेरी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? होश में तो हैं? मैं तो पूरे होश में हूँ। लगता है तुम ही होश में नहीं हो। अपने माँ बाप को खोने की वजह से तुमने होश खो दिया है। मेरी ही जमीन पर खड़े होकर मुझसे बहस करते हो। ये क्या बकवास है? ये जमीन मेरी है। आप इसे अपनी जमीन कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी बहन की शादी के लिए यह जमीन बेचकर पैसे लिए हैं, इसलिए यह जमीन अब मेरी है। ये सरासर झूठ है। गोपाल, मेरे पिताजी ने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अगर ऐसा होता तो वो मुझे बताते। और वैसे भी मेरे पिताजी को पैसे लेने की जरूरत थी ही नहीं। उनके पास पैसे थे। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए होते तो वो जमीन गिरवी रखते ना, कि उसे बेच देते। मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे जमीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर ऐसा सचमुच हुआ होता तो वो मुझे बताते। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो। जमीन अब मेरी है और इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निकलो यहां से। गोपाल, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है और मेरे पिताजी ने तुमसे पैसे लिए थे? मेरे पास सबूत है। ये जमीन मेरे नाम पर है। इसके कागजात भी मेरे पास हैं। उस पर साफ साफ लिखा है कि ये जमीन अब मेरी है। मैं ही इस जगह का मालिक हूं। अब निकलो यहां से। यह सरासर झूठ है, गलत है। गोपाल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं पंचायत में जाऊंगा। तुम कुछ भी कर लो, ये जमीन मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। इसके बदले मैं तुम्हारे पिताजी को पैसे दे चुका हूं। अमित गुस्से से घर गया। क्या हुआ भैया, आप जल्दी आ गए और बहुत गुस्से में भी लग रहे हो। कोई बात हुई है क्या? प्रिया, हमारे माँ बाप के गुजरने का लोग फायदा उठा रहे हैं। वो सेठ गोपाल हमारी जमीन को अपनी जमीन बोल रहा है, जबकि पिताजी ने उसे कोई जमीन नहीं बेची है। फिर भी कहता है कि पिताजी ने उससे जमीन बेचकर पैसे लिए हैं।
अगर ऐसा ही होता तो पिताजी हमें इस बारे में बताते। ये सारा झूठ है। मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि पिताजी जमीन बेच सकते हैं। अरे वो जमीन कितनी पुरानी है और कितनी उपजाऊ है। पिताजी उस जमीन को कभी बेच ही नहीं सकते। वही तो हमारे जीने का सहारा है। प्रिया, उस जमीन के कागजात हमारे पास होंगे ना? जाओ, जाकर देखो और मुझे दे दो। मैं अभी सरपंच जी के पास जाता हूँ। भैया वो कागजात नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर में ढूंढा, घर में कागजात नहीं है। क्या कह रही हो प्रिया? ऐसे कैसे हो सकता है? कागजात तो घर में ही थे। कहाँ जा सकते हैं? कहीं चोरी तो नहीं हो गई? पता नहीं भैया, लेकिन अब क्या होगा? बिना कागजात के हम साबित कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं सरपंच जी के पास जाकर आता हूँ। भले ही कागजात नहीं हैं, लेकिन सारा गांव जानता है कि जमीन हमारी है। अमित सरपंच जी के पास गया और इस बात पर पंचायत बैठाई गई। सरपंच जी, यहाँ खामख्वाह आपका वक्त जाया हो रहा है। वो जमीन अब अमित की नहीं, मेरी है। अमित के पिताजी ने मुझे वो जमीन बेच दी थी। उसके पास उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। उसने जमीन बेचकर मुझसे पैसे लिए हैं। ये झूठ है सरपंच जी। पिताजी ने इससे कोई पैसे नहीं लिए। ये बहुत बड़ा झूठा है। ये मेरे माँ बाप के गुजरने का फायदा उठा रहा है। हम बिना सबूत के कोई फैसला नहीं लेंगे। तुम दोनों अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करो, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। सरपंच जी, मेरे पास सबूत है। मेरे पास जमीन के कागजात हैं जो अमित के पिताजी ने मेरे नाम किए हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे पिताजी ने गोपाल को ये जमीन बेच दी है। ये नहीं हो सकता सरपंच जी, ये झूठ है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे पिताजी ने कोई जमीन नहीं बेची। ऐसे क्या पता सरपंच जी, ये तो तब यहां पर था भी नहीं। इसके पिताजी ने इसको नहीं बताया। इसमें मैं क्या करूं? जमीन तो अब मेरी ही है। अमित, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि जमीन गोपाल की नहीं तुम्हारी है? तुम्हारे पास जमीन के कागजात हैं क्या? हैं तो लेकर आओ। नहीं सरपंच जी, मेरे पास जमीन के कागजात नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है वो कागजात चोरी हो गए। देखा सरपंच जी, आपने ये कितना झूठा है। झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इसके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए बहाने बना रहा है कि कागजात चोरी हो चुके हैं। कागजात हैं ही नहीं तो कहां से मिलेंगे? इसकी बात का भरोसा मत कीजिए और अपना फैसला सुनाइए। सबूत के आधार पर हम ये फैसला सुनाते हैं कि ये जमीन अब गोपाल की हो चुकी है, क्योंकि गोपाल के पास सबूत है और सीधे सीधे जमीन के कागजात भी हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि अमित के पिताजी ने गोपाल से पैसे लेकर उसे जमीन बेची है। अब अमित का इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं। ये सुन अमित को बहुत बड़ा धक्का लगा और गोपाल बहुत खुश हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे अमित के साथ क्या होगा? क्या अमित इस सदमे से उबर पाएगा या उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी? गोपाल की ये खुशी कितने दिनों तक टिकेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगले पार्ट तक बने रहिए। जल्द ही आ रहा है पार्ट 2, जहां आप देखेंगे कि अमित के साथ आगे क्या होता है। स्वागत है आपका नया कहानी में। पूरा देखिएगा और शेयर कीजिएगा। राधे राधे। अरे धन्नू के हो गया, क्यों परेशान है भाई? अरे का बताए रामू काका, आपको तो पता ही है इस बार बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसलों को पानी नहीं मिल रहा।
यही सोचकर परेशान हूं कि अगर फसलों को पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई के तो तू सही रहा है। इस बार बारिश ना होने के कारण फसलों को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। और बता, तेरा बेटा विवेक कैसा है? सब ठीक है रामू काका। चलो ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ काका। धन्नू कुदाल उठाता है और खेतों की ओर चल देता है। धन्नू खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसे उसका दोस्त कमल दिखता है। कमल को देखकर धन्नू बोला, रे कमल, कहाँ जा रहा है? अरे कहीं नहीं भाई, अपने खेतों में जा रहा था। अरे मैं भी अपने खेतों में ही जा रहा हूँ, चल साथ चलते हैं। हाँ हाँ चलो भाई, दोनों दोस्त साथ में। खेत पर जाने लगते हैं, तभी कमल धन्नू से बोलता है, भाई धन्नू चल चल, आज मैं तुझे नए रास्ते से तेरे खेत में ले जाता हूँ। लेकिन मुझे तो एक ही रास्ता पता है। तू फिक्र क्यों करता है, मैं तुझे लेकर जाता हूँ, चल। दोनों चलते चलते कमल के खेत तक पहुंच गए। तभी कमल धन्नू से बोला, लो भाई, मेरा तो खेत आ गया, तुम्हारा खेत वहीं पास ही है, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। इतना कहकर धन्नू चलने लगता है। कुछ देर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखाई देने लगते हैं। पास ही उसे एक कुआं दिखता है। कुएं को देखकर वह भागा भागा उस कुएं के पास आता है और मन में सोचता है, अरे वाह, यह कुआं तो मेरे खेत के बिल्कुल पास ही है। इससे तो मैं अपने खेत की सिंचाई बड़े आराम से कर सकता हूँ। वह कुएं के पास पड़ी बाल्टी उठाता है और पानी निकालने ही वाला होता है कि तभी होशियार चंद वहां आ जाता है। अरे अरे, तुम किसको पूछकर कुएं से पानी निकाल रहे हो? यह कुआं आपका है क्या? हाँ, यह कुआं मेरा है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है, क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे मैं अपना पानी तुम्हें क्यों दूं है? अगर तुम्हें सिंचाई करनी है तो तुम इस कुएं को खरीद लो। अच्छा भाई साहब, कितने में दोगे कुआं? मैं तुम्हें यह कुआं 10,000 में दे दूंगा। भाई साहब, कुआं बेच रहे हो या सोना इतना महंगा कुआं? तुम्हें लेना है तो लो, वरना जाओ। हाँ। होशियार चंद की यह बात सुनकर धन्नू चिंता में पड़ गया, लेकिन वह यह सौदा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे यह सौदा मंजूर है। ठीक है, तो तुम कल पैसे लेकर आना और यह कुआं खरीद लेना। हाँ ठीक है, कल आता हूँ रवि भाई। इतना कहकर धनो घर वापस आ जाता है और पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है। भगवान की दया से पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। अगले दिन धन्नू होशियार चंद से मिलता है। ये लीजिए भाई साहब पैसे, और आज से ये कुआं मेरा हुआ। हाँ भाई, आज से यह कुआं तुम्हारा है। ठीक है। धन्नू कुएं के पास पड़ी बाल्टी उठाता है और पानी निकालने लगता है। तभी होशियार चंद बोलता है, अरे रे, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब, पानी निकाल रहा हूं, खेतों की सिंचाई करनी है ना। तुम पानी कैसे निकाल सकते हो? है, ये पानी तो मेरा है ना। कैसी बात कर रहे हो भाई? अभी तो मैंने पैसे देके तुमसे ये कुआं खरीदा है। हाँ, तो तुमने अभी कुआं ही तो खरीदा है ना, पानी तो अभी भी मेरा है। होशियार चंद की यह बात सुनकर धन्नू मायूस हो जाता है और मायूस होकर घर लौटता है और अपने बेटे को सारी बात बताता है। तभी उसका बेटा बोलता है, पिताजी, आप महाराज के पास जाओ, वही हमें न्याय दिला सकते हैं। तू सही कह रहा है बेटा, मैं कल ही महाराज के पास जाऊंगा। अगले दिन धन्नू सुबह जल्द ही महल की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वह महल पहुंच गया और राजा को सारी बात बताई। धन्नू की बात सुनकर राजा ने हैरान होते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुआं तुम्हारा, पानी चंद बहादुर का। यह धरती किसी एक की जागीर नहीं, यहाँ पसीना सबका गिरा है, धूप सबने सही है,
तो हक भी सबका बराबर है। अगर ताकत के दम पर फैसला होगा तो याद रखना, इतिहास गवाह है, घमंड के कुएं हमेशा सूख जाया करते हैं। मंत्री, जाओ और तुम उस आदमी को अभी यहां लेकर आओ, हम भी देखते हैं क्या। अजूबा है ये चंद बहादुर, वैसे भी ऐसे हम देख रहे हैं ज्यादा। राजा की यह बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया और उसे पकड़कर महल में लेकर आया। जैसे ही वह आदमी महल में आया, राजा ने उससे कहा, जब इस आदमी ने तुमसे कुआं खरीद लिया है तो तुम उसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? पैसे तो पूरे दिए गए थे ना, फिर ये रोक टोक किस बात की? अगर हक उसका है तो पानी पर पहरा कैसा? या फिर सौदे में ही तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा था, पर पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा ही है ना। अगर कुआं इसका है तो पानी पर हक कैसे छोड़ दूं? बरसों से मेरे पुरखों ने इस पानी की रखवाली की है। आज अगर इसे दे दिया तो कल पूरा गांव प्यासा रह जाएगा। न्याय आप ही की शरण में है महाराज। तुम बताओ, तुमने इससे क्या खरीदा था? महाराज, मैंने इनसे पानी लेने के लिए ही कुआं खरीदा था। उन दोनों की बात सुनकर राजा कोई सही फैसला नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर सलाहकार सारी बात समझ गया। उसने होशियार चंद से कहा, तुमने धनु को कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है ना? हाँ, मैंने इसे कुआं बेचा था। पानी तो अभी भी मेरा है। तो पानी तुम्हारा और कुआं इसका है? हाँ, पानी अभी भी मेरा ही है। हाँ, तो तुम एक काम करो, इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसे दे दो। सलाहकार के बात सुनकर होशियार चंद को समझ आ चुका था कि अब उसकी चतुराई किसी काम नहीं आने वाली। मुझे माफ कर दीजिए, कुआं और पानी दोनों इसका है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें सजा मिलती है कि तुम इस आदमी की सिंचाई करोगे। 2 महीने तक जाओ। अब तुम सब। आदमी अब खुश था और हमारी कहानी खत्म हुई। राधे राधे। अगला कहानी देखिए और कमेंट में बताएं कैसा लगा।